ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन, वो सेमी परमिएबल होती है। कुछ चीज़ों को अलाउ करती है और कुछ चीज़ों को अलाउ वो नहीं करती। ठीक है, मैंने बताया था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो दो प्रोसेस के द्वारा आएगी, या तो डिफ्यूजन या तो ऑस्मोसिस। दोनों को ही अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, व्हाट इज़ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है। अच्छा, तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि अगर मैं यहाँ पे लेट अस से मेरे पास अभी एक परफ्यूम की बॉटल है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे छिड़क देता हूँ इस कोने में इधर, मुझे बताना कितनी देर बाद वो लास्ट वाले बच्चे तक स्मेल आएगी इसकी? नहीं, 5 मिनट लगेंगे। कहाँ तक आनी शुरू हो गई? हाथ ऊपर करते चलो अपने अपने। अच्छा, यहाँ तक आनी शुरू हो गई है। देखो धीरे धीरे करके पीछे वाले हाथ भी ऊपर होते जाएंगे। आ गई सब तक? हाँ, सबके हाथ ऊपर हो गए। तो अब बात ऐसी है कि हुआ क्यों ऐसा? वाई डिड दिस हैपन? जस्ट स्टॉप टॉकिंग। हाँ, तो देखो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, मानो कि ये क्लोज्ड कंटेनर है। क्या है? क्लोज कंटेनर। और यहाँ पे क्या किया हमने, इस कोने पे कोई गैस छोड़ दी हमने। कोई भी गैस हो सकती है, जैसे इस केस में परफ्यूम के अंदर मौजूद गैस थी। कोई सी भी गैस हो सकती है, कोई एलपीजी हो सकती है, कोई सीएनजी हो सकती है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। व्हाट इज़ अ फ्लूइड? फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सके, यानी कि कोई भी चीज़ जो बह सके। तो पानी एक फ्लूइड है, हाँ है। ऑक्सीजन एक फ्लूइड, हाँ है, क्योंकि दोनों बह सकते हैं। तो गैसेस और लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं हमारे। खैर, तो जैसे ही ये गैस को हमने यहाँ पे रिलीज़ किया, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये गैस के मॉलिक्यूल सारे में इधर उधर भाग जाएंगे ऐसे। ठीक है, और थोड़ी देर बाद बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो जाएंगे। इवनली स्प्रेड मतलब बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पे पहुँच जाएंगे। यही हुआ यहाँ पे भी। अभी इस परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे ज़्यादा थे, यहाँ पे थोड़ी देर बाद, क्योंकि ज़्यादा से उनको कहाँ की तरफ जाना है? कम की तरफ जाना है। ठीक है, अब इस बात को समझना। हुआ क्या यहाँ पे, जैसे मानो कोई एक पार्टिकल्स थे जो यहाँ ज़्यादा थे, इधर इधर ये पार्टिकल्स ज़्यादा थे, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इधर इनकी कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन है इनकी। तो इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है। और ये कहाँ मूव करेंगे? ये इधर इनकी कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का सीधा मतलब होता है मात्रा। यहाँ इनकी मात्रा ज़्यादा थी, यहाँ इनकी मात्रा कम थी। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि ज़्यादा, द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अपने आप मूव करते हैं वो। अच्छा, क्या इन पार्टिकल्स को की एनर्जी लगी क्या वहाँ तक मूव करने में? नहीं, एनर्जी नहीं लगी इनकी, अपने आप ही चले गए ये पार्टिकल्स, जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे। तो ये जो पार्टिकल्स थे ये अपने आप मूव करते हुए गए हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, मतलब हायर कंसंट्रेशन से टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या बात समझ आती है सबके? जब ज़्यादा पार्टिकल जब एक जगह इकट्ठे हो रखे होंगे और दूर भाग जाएंगे अलग अलग जगह पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? परफ्यूम स्प्रेड्स इन अ रूम। अगर एक परफ्यूम को अगर कोई लगाता है तो पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लग जाती है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल सोच सकते हैं क्या हम? एक बात बताना, कोई गर्मा गर्म खाना खोलता है अपने, मानो समोसे खोले किसी ने, तो पूरे रूम में स्मेल आ जाती है उसकी, है ना? ठंडे में क्यों नहीं होता ऐसा? क्या तुम लोग पता सोच सकते हो ऐसा? ठंडे समोसे अगर मैं खोलूँ तो उसकी स्मेल नहीं आती, गर्म समोसे की आ जाती है। फ्रेश नहीं होते से क्या फ़र्क पड़ता है? समोसा तो समोसा है। अच्छा, समझना मेरी बात को। गरम का मतलब क्या होता है तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा। गरम का मतलब होता है अगर कोई चीज़ गरम है। देखो, कोई भी चीज़ अगर मानो ये कोई एक चीज़ थी जिसको तुमने गरम किया, तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं जब इसको हम गरम करते हैं। तो क्या करते हैं? जैसे इसको हम गर्म करेंगे, यानी कि जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स तेज से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे।
तुम और गर्म करो ये और तेज वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, तुम और गर्म करो ये और तेज वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। तो एक बात बताओ, गर्म चीज़ जल्दी डिफ्यूज़ होगी कि ठंडी चीज़ जल्दी डिफ्यूज़ होगी? क्यों? क्योंकि अगर ये पार्टिकल्स जो यहाँ पे थे ज़्यादा गर्म होते तो ज़्यादा जल्दी जल्दी भाग के उधर पहुँच जाते। तो इसी वजह से गर्म समोसे के निकली गई जो गैस थी, गर्म समोसे से जो गैस निकली थी, उसके पार्टिकल्स पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, इसीलिए वो जल्दी मूव कर गए वहाँ पे। लेकिन ठंडे कुछ ऐसी चीज़ थी जिस पे ठंडे थे, उसके पार्टिकल्स पे के पास काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, तो इसीलिए वो मूव ही नहीं करे भी तो बहुत कम दूरी पे जा पाए। ठीक है, इस वजह से। अच्छा खैर हम तो इसको ड्रॉ कर लेना, पहले लिखना डिफ्यूजन, ये सारा ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये लिख लेना कि ये जो ये ऐसे मत बनाना, ये डॉट 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 करके इधर की तरफ ज़्यादा पार्टिकल्स बना देना और इधर की तरफ कम पार्टिकल बना देना। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इस तरफ होती है, ये क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब इसके बाद कहता है ऑक्सीजन एंटर सेल बाय डिफ्यूजन। ऑक्सीजन जो होती है वो सेल्स के अंदर डिफ्यूजन के द्वारा ही एंटर करती है। ठीक है, कैसे एंटर करती है इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। मानो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की, और बाहर की तरफ ऑक्सीजन अभी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी। बात समझे मेरी बात को? तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन मूव कर जाती है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, वो इतना छोटा है कि जैसे अगर ये इतनी मोटी दीवार है ना, ठीक है, तो ये दीवार पूरी नहीं होती, इसके अंदर बहुत टाइनी टाइनी ऐसे छोटे छोटे गैप होते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत छोटे 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 टाइनी टाइनी गैप्स होते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इतना छोटा है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको, है ना, जैसे मानो ये सेल वॉल है हमारी, तो सेल वॉल एक्चुअल में ऐसी होती है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इतना छोटा है तो वो उसके थ्रू जा सकता है। मैंने कल लिखवाया था कि स्मॉल मॉलिक्यूल, जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल हैं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होके जा सकते हैं। कल लिखवाया था, है ना, कल लिखवाया था, याद करो। तो ये इस तरह से ऑक्सीजन चला जाती है यहाँ पे। और ऑक्सीजन गई कैसे? क्योंकि इधर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा थी और यहाँ पे कम थी। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा? ऑक्सीजन एंटर सेल बाय डिफ्यूजन। ऑक्सीजन जो होती है डिफ्यूजन के द्वारा एंटर की जाती है। इसके बाद नो एनर्जी इज नीडेड। क्या सेल ने, जो हमारा ये सेल है, जैसे ये हमारा सेल है, जब ऑक्सीजन इसके अंदर गई, क्योंकि इधर ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, इधर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, मतलब इधर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी, इधर ज़्यादा थी, तो क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने कुछ काम किया? नहीं किया। ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स थे वो अपने आप छेदों से होकर अपने आप निकल गए, है ना। तो इसने, किसने? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ने कोई काम नहीं किया। तो बेसिकली नो एनर्जी इज नीडेड, कोई एनर्जी नहीं लगाई इसने हमारी, ठीक है, ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने के लिए। डज नॉट रिक्वायर मेम्ब्रेन। बेसिकली मेम्ब्रेन अगर ना भी होती तो भी ये हो जाता। अभी हुआ तो सही, अभी जैसे मैंने यहाँ पे परफ्यूम वो किया था, छिड़का था यहाँ पे, तो क्या बीच में कोई मेम्ब्रेन थी? क्या नहीं थी। बिना मेम्ब्रेन के भी हो गया डिफ्यूजन। तो ज़रूरी नहीं है कि डिफ्यूजन तभी होगा जब मेम्ब्रेन होगी, हालांकि बिना मेम्ब्रेन के भी हो जाता है, वो मेम्ब्रेन हो तो भी हो जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके थ्रू गैस जो ऑक्सीजन है वो निकल जाती है। ठीक है, तुम सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अभी तो कल आपने बताया था ये सेल वॉल होती है और इसमें मैं बोल रहा हूँ छोटे छोटे छेद होते हैं इसके अंदर, लेकिन वो छेद इतने छोटे होते हैं कि बेसिकली हज़ारों गुना छोटे हैं तुमसे। ठीक है, मानो एक ऐसा क्या कहते हैं, एक जाली है, उसमें से तुम तो नहीं निकल सकते ना, लेकिन एक बहुत छोटा धूल का कण वो तो निकल सकता है उसमें से। बात समझ रहे हो? तो जो धूल का कण है उसको तुम इमेजिन करो कि वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर निकल जाता है। ठीक है, समझ गए बात को? यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ओनली फॉर फ्लूइड्स, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स में होता है। मतलब अगर कोई सॉलिड चीज़ में उसमें डिफ्यूजन नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे ऐसे टेप को रख दूँ, टेप सॉलिड है ना, तो क्या ये अपने आप फैल जाएगी पूरे कमरे में? नहीं। तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। एक चीज़ होती है, तुमने देखिए कपूर देखिए जिसमें हम आग जलाते हैं, उस कपूर किसी के घर पे है, अभी घर जाना, एक कपूर को ऐसे फाड़ना, पैकेट में आती है टॉफ़ी जैसे, उसको ना एक जगह पे रख देना और भूल जाना थोड़ी देर के लिए, कुछ काम करना, वापस आके देखना गायब हो जाएगी वो अपने आप, इट विल डिसअपियर।
जाके घर पे ट्राई करना, इसे हम कैम्फर कहते हैं। ये एक बार ट्राई करना घर जाके सारे के सारे। जलाओ नहीं, ऐसे ही रख दो, गायब हो जाएगी अपने आप। तो हुआ क्यों? क्योंकि ये जो सॉलिड था ना, ये जो टॉफी सी रखी थी, इसका डिफ्यूजन हो गया, ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो गई, धीरे धीरे करके गायब होती चली गई है। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होने को भी डिफ्यूजन ही कहते हैं, याद रखेंगे इसके बाद, ठीक है। धीरे धीरे, नहीं उससे कम होता है काफ़ी, आपको कपूर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रैपर में तो क्लोज्ड है ना, वो सील्ड है, ठीक है। तो इसके बाद इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद मुझे डिस्कस करना है डिफ्यूजन को दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं लैब में हूँ नहीं, तो मैं आपको वर्बली बताऊंगा सारे एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। आपको सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, एक बीकर लेना है, उसमें पानी भरना है, नील देखिए सबने, कपड़े वाली नील होती है, 3-4 ड्रॉप डालनी है उसमें ऊपर से, और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, मिक्स नहीं करना उसको, थोड़ी देर छोड़ दो उसको बस। तुम पाओगे कि आधे 1 घंटे बाद वो पूरा का पूरा नीला हो चुका है, पूरा पानी बिना मिलाए पूरा नीला हो गया, ठीक है। तो ये यस, तो भी हो जाएगी गायब। बात समझ आई? क्या बोला मैंने? डिफ्यूजन का एक एक्सपेरिमेंट बता दिया क्या करना। अब इसके बाद आते हैं हम ऑस्मोसिस पे, ठीक है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? पेपर में पूछता है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो ध्यान देना। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब एक मेरी बात समझना, डिफ्यूजन के अंदर कोई भी फ्लूइड मूव कर सकता है, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो। इसके अंदर ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ, ये ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन की तरह ही है, बस ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए होता है, इसमें सिर्फ वाटर मूव करता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मानो ये गैस है, सॉरी ये सेल है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, अंदर वाटर यानी कि H2O की मात्रा कम हो चुकी है, बाहर H2O की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है, तो आप पाओगे कि हायर कंसंट्रेशन के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी अपने आप मूव कर रहा है, अपने आप मूव कर रहा है जो पानी है। क्या बात समझ आई सबके? आप क्या पाओगे? अपने आप मूव कर रहा है, सेल के अंदर आ रहा है पानी, ठीक है। इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इंक्लूडेड होती है, इसके अंदर मतलब इसके थ्रू होके आता है, ठीक है। इसमें थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें इंक्लूड होती है, उसमें नहीं होती थी, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तो समझ ही आ गया, दोनों में सेम ही है ये बात। तो ओनली फॉर वाटर, ये बात तो क्लियर है, सिर्फ पानी के लिए होता है। मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, इसमें मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है, और इसमें भी कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा पानी हायर से लोअर की तरफ अपने आप मूव कर जाता है इसके अंदर, ठीक है। इस वजह से एनर्जी सेल ने कोई खर्च नहीं करी, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं सेल्स को पानी किस प्रोसेस से मिल रहा है, तो आप बोलोगे ऑस्मोसिस के थ्रू। अगर मैं बोलूं सेल्स को ऑक्सीजन किस प्रोसेस से मिल रही है, आप बोलोगे डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। अब हमें क्या जानना है? एक एक्सपेरिमेंट जो कि ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट करे। इस एक्सपेरिमेंट का वैसे तो मैं तुम्हें ऐसे ही समझा देता हूँ, वीडियो क्या लगाऊँ, तुम्हें ऐसे समझ आ जाएगा। एक लेना आलू, ठीक है, एक आलू लेना, ठीक है। उस आलू को छील देना, बाहर से पील कर देना पूरा। तो आलू छीलना आता है? तो आलू छील देना, ठीक है। कच्चा आलू, उबला नहीं, कच्चा आलू छील देना। फिर क्या करना, जैसे मानो ऐसा आलू है, ऐसा सा आलू है, तुमने छील दिया इसको। इस छीलने के बाद इसके अंदर ऐसा सा एक कट लगाना है तुम्हें, और इसके अंदर चम्मच से खोल खोल के ऐसा बॉक्स सा बना देना इसके अंदर, मतलब निकाल के सारी चीज़ें। इसके अंदर जो आलू का अंदर का पार्ट है ना, वाइट पार्ट है, उसे निकाल के एक बॉक्स सा बना दिया, एक एम्प्टी बॉक्स तुम लोगों ने। थोड़ा ठीक से बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये हमने एक कैविटी कर दिया आलू के अंदर, कैविटी समझते हो, एक छेद कर दिया हमने उसके अंदर, ठीक है।
ये ऐसे यहाँ तक का, और ये ऊपर से ऐसे, इतना ऐसे कर दिया इसे हमने। समझ गए? समझ गया तुम लोग, है ना? इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है। अब क्या करना है आपने, इसके अंदर चीनी डालनी है। चीनी या नमक कुछ भी डाल दो, जो तुम्हारी इच्छा। चीनी अच्छी लगती है तो चीनी डाल देना। इसके अंदर ऐसे चीनी डाल देना, यहाँ तक चीनी भर देना, ठीक है? और चीनी डालने के बाद चाशनी डालोगे तो और बढ़िया, जल्दी से हो जाएगा। चाशनी डालना, ठीक है? या सिंपल चीनी पानी का घोल बना लेना। एक ग्लास लेना, उसके अंदर चीनी पानी का घोल बना लेना। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना। देखो आपको क्या करना है, इसके अंदर लेना चाशनी। कैसे करोगे? चाशनी जानते हो कैसे बनती है? चीनी लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, चीनी पिघल, सारी पानी मिक्स होकर चीनी पिघल जाती है। चीनी पिघलने के बाद जो बचता है वो चाशनी होती है, ठीक है? जब सारा पानी उड़ जाएगा तो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी काफ़ी, ठीक है? चिपचिपी भी हो जाएगी, राइट? उस चीनी में थोड़ी सी निकालना, मानो 2 चम्मच निकाल ली, ठीक है? ज़्यादा निकालोगे तो मारेगी मम्मी, है ना? तो थोड़ा सा निकालना और उसमें कलर मिला देना, जिससे तुम्हें पता लग जाए कुछ कि इसमें कौन सा कलर है। कौन सा, तुम पे कोई भी कलर हो, फूड कलर हो चाहे कोई सा भी कलर हो, तुम उसे मिला देना। और उस चाशनी से इसको इतना भर देना, इतना मतलब थोड़ा सा हमने ऐसे भर दिया उसको, जो डब्बा था उसको, समझे? उस डब्बे के अंदर डाल दी। अब क्या करना, एक कंटेनर लेना जिसके अंदर इस आलू को रखना। ये आलू को मैंने एक कंटेनर के अंदर रख दिया, कोई परात थी उसमें रख दिया मानो। उसके बाहर सिंपल इतना पानी भर दिया हमने, ठीक है? पानी भर दिया सिंपल, चाशनी नहीं। तो क्या सा सेटअप है? ये आलू है, इसके अंदर चाशनी है, बाहर पानी है। इतनी बात क्लियर है? अब तुम पाओगे, थोड़ी देर छोड़ दो इसको ऐसे ही। अब तुम पाओगे, मानो मैंने इसके अंदर ब्लू कलर डाला था, ठीक है? तो अब तुम पाओगे कि जो पानी है, ये जो वाटर है, ये अपने आप इसका अंदर का लेवल बढ़ा रहा है धीरे धीरे करके, आलू के थ्रू, क्योंकि तुमने आलू छीला हुआ है, राइट? है ना? तो बीच में उसका वो नहीं है, छिलका नहीं है आलू का। तो तुम पाओगे पानी अपने आप इस चाशनी का लेवल बढ़ा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है? ये चाशनी का अगर पहले इतनी थी, तुम ना क्या कर लेना, जैसे तुम किसी चीज़ से मार्क कर लेना कि पहले चाशनी इतनी थी, ठीक है? अब इतने से इतनी हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके तुम पाओगे कि धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और इससे हमें क्या पता लगता है कि पानी, क्योंकि इधर आलू के सेल्स थे बीच में, राइट? सेल्स के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो क्या ये ऑस्मोसिस ही है? क्या होता था? मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि बीच में सेल आए हैं तो उनकी परमिएबल मेम्ब्रेन भी आई होगी। हर सेल ने थोड़ा 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 पानी पिया होगा और एंड में जाके सारा पानी अंदर जमा हो गया होगा। तो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिर्फ वाटर के लिए होता है, मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। आलू ने कोई एनर्जी लगाई क्या यार? या तुमने कोई मोटर वोटर लगाई थी क्या इसमें पानी भरने के लिए अंदर? नहीं ना, अपने आप भर गया। तो इसे ही हम कहते हैं क्या? ऑस्मोसिस, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऐसे टॉप ऑफ माई हेड तो ऐसे 4-5 याद आ रहे हैं ऑस्मोसिस के, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? अगर तुम्हारा क्यूरियोसिटी बनती है, आई थिंक जो नई बुक आएगी उसके अंदर 1-2 एक्सपेरिमेंट तो देंगे, ये देंगे, या इसके अलावा थोड़ा चेंज कर देंगे, आलू की जगह खीरा रख देंगे, है ना? चीनी की जगह नमक रख देंगे। तो ऐसा कोई बहुत चेंज नहीं हो जाएगा। तुम एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हो कि क्या है, डिफ्यूजन है कि ऑस्मोसिस है, ठीक है? बात समझे? दोनों एक्सपेरिमेंट समझ आए, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट बस याद रख लेना कि मैंने ऐसे बताया था। एक्सपेरिमेंट, अब तुम्हारे एग्जाम्स का पैटर्न बदल गया है। अब आपकी जो नई एनसीईआरटी है ना, वो आपको सोचने में मजबूर करती है कि ये जो चीज़ हो रही है क्यों हो रही है। अब डेफिनेशंस की बात नहीं हो रही अब तुम्हारी किताबों में कि अब तो कोई ऐसा बच्चा है जो डिफ्यूजन रट के चला गया, दिस इज द डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोग इज कॉल्ड डिफ्यूजन, बस ऐसे रट के चला गया स्कूल में, उसे समझ नहीं है लेकिन डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है? तो उसका काम नहीं बनना पेपर में, भूल जाओ कि वो पास होना है, ठीक है? तो अब आपको चीज़ों का रीज़न समझ आना चाहिए कि क्यों हो रहा है। बात समझ रहे हो? चाहे आपको डेफिनेशन एक ना आती हो, चाहे आपको रट के कुछ ना आए हो, तुम्हें रीज़न पता है ना कि ये इस वजह से हो रहा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो तुम खेल जाओगे अपने पेपर में बड़े आराम से, ठीक है? इसके बाद हम बोलते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है?
जो ऑस्मोसिस हमने पढ़ा ना 2 टाइप के होते हैं, बस इतनी बात ध्यान रख लो, एंडोमोसिस और एक्सोमोसिस। जब पानी, क्योंकि ऑस्मोसिस में तो पानी मूव करता है बस, जब पानी सेल के अंदर जाए, सेल के अंदर जाए तो सेल में एंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल में एंटर कर रहा है, तो एंडोमोसिस बोलेंगे उसको। जब पानी सेल के बाहर जाए, बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि अंदर पानी ज्यादा हो गया होगा, बाहर पानी कम हो गया होगा, इसलिए पानी बाहर जाएगा सेल से। तो जब पानी सेल से बाहर जाए तो उसे एग्जिट कर रहा है, मतलब वो एग्जिट मींस एक्सोमोसिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसको थोड़ा सा और लिखता हूं मैं। हाँ, तो अब हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहले तो मैंने को ये बताना था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसको प्रॉपरली हमने घोल रखा है। जैसे चीनी पानी को घोला तो एक सॉल्यूशन बन गया है ना, एसिड में पानी मिलाया तो एक सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन एंडोमोसिस और एक्सोमोसिस के बेसिस पे पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बात को समझना। जैसे ये एक सेल है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड इज लेसर, मतलब यहाँ की कंसंट्रेशन कम है, बाहर कोई भी चीज़ है उसकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, मैं एक ऐसे एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे ना, मानो ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक सेल है, इसमें से पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने ये कोई भी चीज़ है, मानो एक सेल है बड़ा सा, या आलू मान लो, जो तुमने आलू माना था। यहाँ पे अगर मैं शुगर की मात्रा बढ़ा दूँ, अगर मैं शुगर की मात्रा कम कर दूँ, शुगर की मात्रा कम कर दूँ अगर मैं यहाँ पे, तो और शुगर की मात्रा यहाँ पे अगर मैं बढ़ा दूँ, मतलब चीनी के अंदर मैंने इंजेक्शन डाल के, और आलू के अंदर मैंने इंजेक्शन डाल के शुगर भर दी, तो होगा क्या, मुझे एक बात बताओ। शुगर जो है वो बाहर आएगी और पानी जो है वो अंदर जाएगा, है ना। तो होगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन, बेसिकली बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो अब ऐसे में होगा क्या, जो शुगर थी, मतलब जो सॉल्यूशन था तुम्हारा, ठीक है, एक्चुअल में सॉल्यूट था, सॉल्यूट क्या होता है कभी और जानेंगे। खैर, जो शुगर थी वो बाहर मूव करेगी धीरे धीरे करके, मतलब पानी मीठा होता चले जाएगा, और जो ये आलू है ये तुम्हारा फूलता चले जाएगा, क्योंकि पानी अंदर मूव कर रहा है अब इसके, पानी। और जब पानी अंदर मूव करता था तो उसे हम क्या कहते थे, जब पानी अंदर मूव करता था, तो इसलिए यहाँ पे एंडोमोसिस होगा। ठीक है, सेल स्वेल हो जाएगा, और ज़्यादा स्वेल हो गया तो ये आलू के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं, मतलब स्मैश भी हो सकता है अपने आप ही, अगर ज़्यादा पानी आ गया तो अंदर। तो सेल कैन इवन बर्स्ट, मतलब सेल फट भी सकता है। दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, मानो यहाँ पे कोई भी एक चीज़ थी, मानो एक सेल था। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई एक चीज़ डाली जिसकी कंसंट्रेशन अभी कम थी, मानो थी ही नहीं मान लो, ठीक है, जो भी है, मतलब कम थी इधर कंसंट्रेशन। यहाँ इस आलू या फिर इस सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो क्या लिखा है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड, मतलब बाहर, द सेल, सेल के, इज लेसर, मतलब बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। ठीक है, सेल के अंदर उसका साइटोप्लाज्म होता है ना, तो यहाँ लिखा भी है देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, साइटोप्लाज्म के बाहर, सेल के बाहर उसकी मात्रा कम है। तो होगा क्या, जहां से उसकी मात्रा ज्यादा है उसके बाहर निकल के शुगर आ जाएगी और उसके अंदर पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाएगा। जब पानी भरता था तो उसे हम एंडोमोसिस कहते थे, तो इधर एंडोमोसिस होगा। क्या इतनी बात क्लियर सबके, बढ़िया से क्लियर हो गई। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ठीक उसका उल्टा है, अगर यहां पे हो जाए ज्यादा, यहां पे हो जाए कम, तो क्या होगा। अच्छा, उल्टा कर दिया क्या, अगर यहां पे हो जाए कम और यहां पे हो जाए ज्यादा, तो क्या होगा। अब मतलब इधर पानी है, मतलब इसके अंदर शुगर कम है, शुगर कम है से मेरा क्या मतलब, इसके अंदर पानी है अच्छा खासा, इसके अंदर पानी है अच्छा खासा, बाहर पानी कम है। ठीक है, बाहर की तरफ पानी कम है, तो अब ऐसे में क्या होगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं,
तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ठीक इसका उल्टा होता है। अब अपने इसी एग्जाम्पल को इमेजिन करो, वही तुम्हारा आलू है ये, ठीक है, पानी में डूबा हुआ, पानी में नहीं, इस बार ये चाशनी में डूबा है, तुम ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर की मात्रा कैसी है, ज़्यादा है कि कम है, बाहर है, और आलू के अंदर जो पानी है, थोड़ा बहुत तो पानी होता है ना आलू के अंदर, निचोड़ोगे तो वाटर निकलेगा, तो इधर पानी की मात्रा कैसी है, चाशनी की मात्रा कम है इधर, है ना, बात समझ गए, इधर चाशनी कम है, इधर चाशनी ज़्यादा है। तो अब होगा क्या ऐसे में, सोचो, अंदर का जो पानी है वो आएगा बाहर, क्यों आएगा, क्योंकि पानी कंसंट्रेशन अंदर, बाहर, तो पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इस वजह से ये जो आलू है ये श्रिंक हो जाएगा। आलू को तुम सेल मानो, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, बात समझे, एक्चुअल में आलू भी श्रिंक होगा अगर तुम आलू डालो, क्योंकि आलू भी तो सेल से मिलके बना है। तो ये जो सेल है इसके अंदर कंसंट्रेशन कम थी, इसके बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो इस वजह से पानी जो है वो बाहर निकल के आएगा, और जब पानी बाहर निकलता तो उसे हम क्या कहते थे, उसे हम एक्सोमोसिस कहते थे। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मैं पढ़ता हूँ एक बार, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन, बेसिकली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी देन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, बेसिकली सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा ना, उस साइटोप्लाज्म से ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सोमोसिस होगा और सेल आपका श्रिंक हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई अच्छे से, नहीं समझ आया एक बार रिवाइंड करो फिर समझ आ जाएगा। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि जितनी कंसंट्रेशन अंदर थी उतनी कंसंट्रेशन इधर है, दोनों जगह बराबर है, कंसंट्रेशन इनसाइड बराबर है कंसंट्रेशन आउटसाइड के। तो इससे होगा क्या, ना शुगर यहाँ मूव करेगी ना पानी यहाँ मूव करेगा, जो जहाँ वहीं करेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ गया सब चीज़। इक्विलिब्रियम मतलब कि सब चीज़ बराबर बराबर हो गई, ठीक है। नो मूवमेंट, सेल साइज डजंट चेंज, सेल साइज में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सारे के सारे सॉल्यूशन, आप देख करके नोट कर लो इनको सबको, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक अब हमें पढ़ना है। तो देखो हमने बताया था कि जो सेल है उसके 3 मेन ऑर्गेनल है, जैसे ये सेल है उसके 3 मेन ऑर्गेनल है ना। पहला ऑर्गेनल जो हमने बताया था वो था सेल वॉल, सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन जिसको कह देते हैं ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक चीज़ और होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो वो सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। सेल वॉल बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक सब टॉपिक है, आप ऐसे सोच सकते हो इसको, ठीक है। तो अब सेल वॉल होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट एंड फंगी सेल्स, बेसिकली प्लांट्स में और फंगी में जो सेल के सबसे बाहर जो कवरिंग है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। दोबारा से क्या, जो प्लांट्स में और फंगी में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ऑफ कोर्स एनिमल सेल में एब्सेंट होती है क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, रिजिड होती है। अगर एनिमल सेल्स में होती तो मैं अपने हाथ को ऐसे घुमा नहीं पाता, जिस तरह प्लांट्स अपनी ब्रांचेस को हिला नहीं पाते जहाँ मर्जी, ठीक है, उस तरह मैं भी रिजिड हो जाता, ठीक है। रिजिड मतलब ठोस हो जाता बिल्कुल। इसके बाद एनिमल सेल्स में नहीं होती, एनिमल सेल्स में नहीं होती, याद रखेंगे इस बात को। रिजिड होती है मतलब ठोस होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, समझ गए स्ट्रॉन्ग तो क्या होता है, थिक होती है, मोटी होती है जो सेल वॉल जो होती है। पोरस होती है, पोरस मतलब इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक छोटे 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 छेद होते हैं। पोरस का मतलब होता है खोखला, है ना, इसमें छोटे 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 छेद हो रखे हों, पोला बोलते हैं जिसको, पोला हो रखा है। तो माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे छेद होते हैं। छेद क्यों हैं, अगर इस ये पूरी की पूरी रिजिड तो ऐसी हो जाएगी तो ना ये सेल खा पाएगा ना वेस्ट निकाल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे छेद होते हैं इसके अंदर, इसलिए पोरस है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, मतलब प्लांट इसको बना दिया अगर प्लांट ने तो उसके ऊपर दोबारा एनर्जी खर्च करना ही नहीं चाहता इसके ऊपर, मतलब वो अब डेड है ये बेसिकली जो आउटर मोस्ट लेयरिंग है, ठीक है। प्लांट के जो जैसे ये सेल के अंदर कुछ होगा, ठीक है, मानो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, वो सब लिविंग है। लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट है, क्योंकि उस पर प्लांट को एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए प्लांट उसको बनाने के बाद उसको बंद करता है बेसिकली उसको एनर्जी देना। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो बाहर है, ठीक है। इसके बाद
मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है, किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, ठीक है। अच्छा, ये बात सबको समझ आई नॉन लिविंग स्ट्रक्चर क्यों है? अब हमारे अंदर जो सब चीज़ है, क्या वो लिविंग थोड़ी है? मेरे अंदर तो ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन लिविंग है क्या? नहीं है ना। तो इस तरह प्लांट के अंदर सेल वॉल है, मतलब प्लांट के सेल के अंदर, सेल के बाहर सॉरी, सेल वॉल है। तो सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर जो चीज़ें हैं वो लिविंग है, ठीक है। इसके बाद नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? प्लांट्स पूरे के पूरे, जैसे हम प्रोटीन से और लिपिड से बने हैं ना, जैसे हमारी जो सेल वॉल थी ये किससे बनी थी? याद करो, प्रोटीन से, लिपिड से और किससे बनी थी? कार्बोहाइड्रेट से, और बस ये तीन थी, है ना। लिपिड्स मतलब फैट होता है, बताया भी था। तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है या हेमी सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज क्या होते हैं, इनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें जस्ट याद रखना है कि जो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज या हेमी सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। इसके बाद इन फंगी, बेसिकली कह रहा है फंगी के अंदर इट इज मेड अप ऑफ चाइटिन, इसको चिटिन बोल लो, चाइटिन बोल लो, जो तुम्हारी इच्छा, CHITIN, ठीक है। तो याद रखेंगे प्लांट्स के अंदर किससे बनी है? सेल्यूलोज से और हेमी सेल्यूलोज से। फंगी के अंदर भी तो सेल वॉल है, लेकिन फंगी की जो सेल वॉल है वो चाइटिन नाम के कंपाउंड से बनी है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है आपको, स्क्रीन पे थोड़ा अच्छे से नजर आ रहा होगा, ठीक है। पहले इसमें समझाया था, फिर स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे ये एक सेल है, वैसे तो यार 6 बनाए मैंने, हेक्सागोन शेप बनाया, जरूरी नहीं है हेक्सागोन शेप, हो सकता है ऑक्टागोन हो सकता है डेकागोन हो, हमें नहीं पता क्या शेप है ना। तो खैर, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो जो ये लेयरिंग है, ये वाली जो बाहर वाली लेयरिंग है, ये क्या है? ये सेल वॉल है, ये भी सेल वॉल है। बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको मिडल लैमेले बोलते हैं, ठीक है, लैमेले, ठीक है, LE, इसको मैं पूरा लिखता हूँ, LEMALLE, लैमेले, ठीक है। लेमेल बोल लो, लेमेले बोल लो, मैं लेमेले बोलता हूँ, तुम्हें जो बोलना है बोल लो, ठीक है। याद रख लेना कि मिडिल स्ट्रक्चर ये होता है, दो सेल वॉल के बीच का जो जॉइनिंग पार्ट होता है उसे मिडिल लेमेले बोलते हैं, ठीक है। अब इस सेल वॉल के काम क्या है, क्यों है ये? सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं? पहली बात तो ये शेप प्रोवाइड करती है कि प्लांट सीधा खड़ा रहे, जेली की तरह पिघल ना जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, प्लांट का जैसा स्ट्रक्चर होगा वो प्रोवाइड करेगी प्लांट या इसका एल्गी का। सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट को सीधा खड़े रहने में मदद करती है। प्रोटेक्शन टू द सेल, बेसिकली सेल को बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से बचाने का काम करती है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मतलब ताकत प्रोवाइड करती है, किसको? प्लांट को या फिर जिस पे भी है एल्गी को। इट इज परमिएबल इन नेचर, परमिएबल वर्ड दोबारा आ गया, व्हाट डज दैट मीन? परमिएबल मतलब कि जिसको भेदा जा सके, जिसके आर पार जाया जा सके, तो ये नेचर में परमिएबल होती है। परमिएबल से मतलब ये हुआ कि इसके अंदर चीज़ें आ और जा सकती हैं। इन नेचर अलाउस एंट्री ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, बेसिकली किस किसी चीज़ को अंदर एंट्री और एग्जिट, एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी लिख लेना, अलाउ एंट्री / एग्जिट ऑफ डिफरेंट सर्टेन कंपाउंड्स, मतलब किसी किसी चीज़ को ये अंदर जाने देती है और किसी किसी चीज़ को बाहर भी जाने देती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल वॉल, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो बीच में नज़र आ ही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो अब टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से न्यूक्लियस के बारे में बात करनी है हमें। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है, 1831 में। जगह नहीं बची इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने, आप ऐसे एरो डाल के लिखना जैसे बाकी सब चीज़ लिखी है। पहली बात तो एक कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल का मतलब सेल के अंदर जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, चाहे वो बेसिकली सेल के अंदर सेल को रेप्लिकेट करना हो गया, जैसे एक सेल से 2 सेल बनाने हैं तो ये भी न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। सेल के अंदर कब चीज़ क्या बनानी है, सेल वॉल बनानी है, रिपेयर करनी है, या फिर नया सेल बनाना है, या फिर इस वाले सेल को ख़त्म करना है, सारा का सारा कंट्रोल सेल के पास होता है, सॉरी न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। बात समझ आई? मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। जैसे कि अगर ये सेल है तो न्यूक्लियस के पास 2 मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, एक अपर मेम्ब्रेन, एक लोअर मेम्ब्रेन। याद रखेंगे, या तो आउटर या इनर बोल दो इसका ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, इसके आगे आप डबल भी लिख सकते हो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, हालांकि आगे लिखा हुआ कहीं ना कहीं। तो
कंटेन्स डीएनए, इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे इसे, ठीक है। एक नंबर में एमसीक्यूज में पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? क्या होती है शानवी, बताओ। डीएक्सओ, हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उस पर पैर ध्यान से रखना, वो हिलेगा नहीं तो, ठीक है। इसके बाद हैव डबल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने बताया था, इसके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, एक इनर और एक आउटर। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, एक इनर मेम्ब्रेन होगी उसमें, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, और आउटर मेम्ब्रेन के बाहर एक चीज़ चिपकी हुई होती है, आप ऐसे समझ लो, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको मैं जब भी बोलेंगे, इसको किताब में ER लिखा जाता है, इसको फुल फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोबारा से, इनर वाली मेम्ब्रेन, उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन, जिसके साइड में चिपका हुआ होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है उसको आगे जानेंगे हम, ठीक है। हैज़ न्यूक्लियर पोर्स विच अलाउज एंट्री ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली ऐसा कह रहा है, जो न्यूक्लियस है, जैसे ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो कि कुछ चीज़ों की एंट्री अलाउ कर देते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए या फिर ऑक्सीजन हो गई, इन सब चीज़ों की एंट्री अलाउ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हैज़ न्यूक्लियोप्लाज्म विच कंटेन्स एंजाइम, वाटर एंड सॉल्ट। बेसिकली सेल के अंदर, तो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में होता क्या क्या है? उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, और भी कई चीज़ें होते हैं। आप ये तीन चीज़ें याद रख लो। सेल के अंदर क्या था? साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब एक तरह का प्लाज्मा, एक तरह का लिक्विड, एक तरह का जेली जैसी चीज़, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। इसके बाद क्या है? हैज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कंटेन्स एंजाइम्स, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई, व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद आता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बेसिकली डीएनए, आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा कहीं उसका, है ना। पहले ये डीएनए लिखना, ये लिखना, फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक ऐसे एक हेलिक्स होता है, ये एक और हेलिक्स होता है ऐसे, ठीक है। दोबारा से ठीक से ड्रॉ करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो इतना तो लिख लिया होगा, यहाँ से यहाँ तक तो लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा के यहाँ ड्रॉ करता हूँ इसे, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक ये हेलिक्स है। हेलिक्स समझते हो क्या हो गया? हेलिक्स का मतलब हो गया, ये ऐसे ऐसे 2D नहीं है, ये तुम समझ रहे हो कि चपटा है, ऐसे ऐसे नहीं, एक ऐसे, एक बाहर अंदर ऐसे हेलिक्स है। फिर इसके साइड में एक और हेलिक्स है, ऐसे करके जा रहा है जो, और आपको ऐसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका डीएनए का, ठीक है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मतलब ये 2D स्ट्रक्चर है ना, एक स्प्रिंग ऐसे करके जा रही है इसकी, दूसरी स्प्रिंग उसके अपोजिट ऐसे करके जा रही है, ठीक है। आप रोटेट भी कर सकते हो, एक सिलेंडर की तरह है स्ट्रक्चर, इसको रोटेट भी कर सकते हो और ऐसे दिखेगा आपको ये, है ना। इसको कहते हैं डीएनए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। बहुत लंबी चेन होती है, नीचे से भी और ऊपर से भी, ठीक है। इट इज़ वेरी लॉन्ग। और कह रहा है, ये तो बात समझ आ गई, डीएनए दैट स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ये जो डीएनए है, इसका मतलब क्या हुआ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का? डीएनए के अंदर आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब आपके पीढ़ी दर पीढ़ी कहाँ से आए हो, इस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सेल्स के अंदर जो डीएनए है, उसके अंदर आपके मदर फादर की भी इंफॉर्मेशन है, उनके मदर फादर की भी इंफॉर्मेशन है, उनके मदर फादर की भी इंफॉर्मेशन है, उनके भी, तो बहुत पीढ़ियों की इंफॉर्मेशन होती है इनके अंदर, ठीक है। और बेसिकली बहुत तरह की इंफॉर्मेशन होती है कि किसका डीएनए है, लड़के का है कि लड़की का है, ये भी पता लगा सकते हैं हम। किस जगह का है, बेसिकली हर जगह का डीएनए अलग अलग होता है। अगर आप ऐसे मानो कि अमेरिका में जाओगे तो उनका डीएनए थोड़ा सा अलग होगा हमसे, ठीक है। इसीलिए तो हमारी बॉडी अलग है उनसे, ठीक है, क्योंकि मेन अंतर डीएनए का है, थोड़ा थोड़ा डीएनए में अंतर है सबके, ठीक है। मेरा और जो मेरे साथ का पड़ोसी है उसका भी डीएनए अलग अलग होगा, लेकिन इतना अलग नहीं होगा कि जितना मेरा एक ऑस्ट्रेलियन से होगा। समझ रहे हो बात को? जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा डिफरेंट डीएनए, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। व्हाट इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन जो
पीढ़ी दर पीढ़ी से स्टोर होती हुई आ रही है, ठीक है। इस जेनेट अब आगे और पढ़ते हैं। डीएनए टेल्स द सेल व्हाट टू मेक, हाउ ऑर्गेनिज्म शुड डेवलप। बेसिकली अब एक बात समझना तुम लोग, जब स्पर्म ओवम से मिलता है, ठीक है, जैसे ये जो स्पर्म होता है, जब ये स्विम करता करता ओवम के पास जाता है और उससे फ्यूज़ हो जाता है, जब दोनों ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो इनका दोनों का डीएनए मिल जाता है। तो अब अब क्या बन जाता है इसके बाद, जाइगोट बन जाता है ना। जाइगोट जिसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसमें एक तो सेल वॉल होती है, 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब इस जाइगोट को कैसे पता, जो ये जाइगोट बन गया है, इसको कैसे पता कि 5 उंगलियाँ ही उगानी है, 5 उंगली बनानी है, जो भी बनेगा उसकी, या 2 ही आँखें बनानी है, या फिर एक हाथ नहीं बनाना, 2 बनाने हैं, उसे कैसे पता इस जाइगोट को? इसे कोई बता रहा है क्या? नहीं। तो किस चीज़ में डेवलप करना है इसको बताता है, ये स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन इसके डीएनए में, कि क्या चीज़ बनेगी, कौन सी चीज़ कहाँ से निकलेगी, कहाँ से स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, फेस का कलर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, सब चीज़, सारी चीज़ डीएनए डिसाइड करता है, ठीक है। इंसान की पूरी बनावट को डीएनए डिसाइड करता है। तो डीएनए टेल्स द सेल्स में चाहिए मेरे को यहाँ पे, डीएनए टेल्स द सेल्स व्हाट टू मेक, क्या बनाना है, हाउ ऑर्गेनिज्म शुड डेवलप, किस तरह से डेवलप करना है और किस समय पे करना है, ये भी डे डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे विजडम टीथ आते हैं। अभी तो तुम छोटे हो तो तुम्हारे दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं उनको, वो गायब होंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। गए सबके गायब हो गए, ठीक है। अब धीरे धीरे करके तुम जब याद रखना, अब तुम 25 तक के हो जाओगे ना, तब तुम्हारा पीछे की तरफ एक दांत आएगा, बिल्कुल यहाँ की तरफ, और वो बड़ा ही अनोइंग होगा। तुम ढंग से खा नहीं, अरे अभी नहीं आया तुम्हारा, अभी विजडम टीथ जब आएगा ना, एक उसके भी पीछे आएगा, तुम सोच भी नहीं सकते कितना पीछे आके आएगा वो, ठीक है। तो विजडम टीथ जो होगा वो तुम्हें दुखी करके रखेगा, बिल्कुल तुम ढंग से खा नहीं पाओगे उस जगह से। मेरी बात याद रखना, अब तुम बड़े होगे तब, ठीक है, तुम ढंग से कुछ खा नहीं पाओगे, कोई कुछ भी सॉलिड खाओगे बड़ी तेज़ दर्द होगा यहाँ पे, बहुत अनोइंग होता है उसका। दूसरी साइड, और तुम्हें लगेगा कि चलो इस साइड का हो गया, फिर ऊपर का, फिर इधर की तरफ का आना लग जाएगा, फिर इधर की तरफ का, फिर तो कम से कम 2-4 महीने ऐसे ही दिमाग ख़राब रहेगा खाने में के चक्कर में तुम्हारा, ठीक है। तो अब इतनी लेट जाके विजडम टीथ निकालना है, ये भी बॉडी के सेल्स को किसने बताया होगा? डीएनए ने। बॉडी के अंदर कुछ भी हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी डीएनए की है। कोई भी चेंज आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं कि बॉडी के अंदर चक्कू घुस गया डीएनए करा है, ऐसा नहीं। बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी डीएनए पे है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? इंटरनली कोई भी चेंज आ रहा है, एक्सटर्नल चेंज नहीं। भरपेट खाना खा लिया, उल्टी कर दी, फिर बोले डीएनए की गलती, ऐसा नहीं। जो अंदर चेंज आ रहे हैं कि बाल के कलर क्या होंगे, ये सब काम किसका है? डीएनए का है। तो इसके बाद है जीन। जीन क्या होता है? अगर मानो ये डीएनए है तो डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए का एक पोर्शन को हम जीन कहते हैं। अब ये जो जीन है, इस जीन के अंदर, जैसे डीएनए के अंदर तो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि हाइट कितनी होगी, हाथ कितने होंगे, पैर कितने होंगे, नाखून कितने होंगे, कलर क्या होगा, आंखों का रंग क्या होगा, तो उसमें दुनिया एक किडनी होगी, ब्लड ग्रुप ये होगा, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है का मतलब कि इसमें पार्ट्स में स्टोर करी होगी इस इंफॉर्मेशन को, कि इतना पार्ट आई कलर के लिए, इतना पार्ट हाइट के लिए, इतना पार्ट हेयर कलर के लिए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ स्टोर करी होंगी। तो जो एक सिंगल पार्ट होता है ना एक ट्रेट का, इसे हम कहते हैं, जैसे मेरी आंखों का रंग काला है, पता नहीं कौन सा होगा, है ना, तो आंखों का रंग काला है, बालों का रंग काला है, स्किन का कलर ऐसा कुछ है, हाइट इतनी है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेरे ट्रेट्स हैं। क्या है ट्रेट? मतलब कि मेरी प्रॉपर्टीज़, कि मैं ऐसा हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट मेरे ट्रेट्स हैं, ठीक है। जो बालों का रंग हो गया, दांतों का साइज़ हो गया, या फिर गर्दन की का हो गया, वॉइस का हो गया, ये सब चीज़ें मेरी डिफरेंट ट्रेट्स हैं। तो जीन की मैंने डेफिनेशन क्या लिखी? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। स्मॉल सेगमेंट मतलब छोटे हिस्से डीएनए के, दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट, जिनके अंदर एक स्पेसिफिक ट्रेट का कोड होता है, ठीक है, कि किस तरह का वो ट्रेट बनेगा। लाइक आई कलर, हेयर कलर, हाइट। ये कुछ एग्जाम्पल लिख दिए कि आंखों का क्या रंग होगा, हेयर का क्या कलर होगा, और क्या हाइट क्या होगी। अच्छा, एक ट्रेट आप नोटिस कर सकते हो क्या? किसका? सभी का आई कलर यहाँ पे काला ही है ना? किसका है? हु हैज़ डिफरेंट है? अर्चना का होगा, ये पहाड़ी लोगों का होता है ना, है ना।
एक आरुषि आती थी, उसका तो अलग ही था बिल्कुल। और एक और चीज़ होती है डिफरेंट, ये जो ईयर लोब होता है ना, ऐसे मेरा अलग है ना, किसी का चिपका हुआ होता है ऐसे। ये कोई है ऐसा, कोई है ऐसा जिसका ईयर लोब चिपका हुआ है? इसका चिपका हुआ है, इसका ईयर लोब चिपका हुआ है ना। तो ये कि चिपका हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी डीएनए डिसाइड करता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? आगे क्रोमोसोम क्या होता है? जब बहुत लंबा डीएनए बिल्कुल टाइटली पैक्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइटली पैक्ड डीएनए, बेसिकली टाइटली पैक्ड बहुत सारा डीएनए एक जगह पे टाइटली पैक्ड होता है, उसे हम डीएनए कहते हैं, सॉरी इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। ये कोड याद रख लेना। एक डायग्राम आ रहा होगा, उसको ड्रॉ भी कर लेना इसी के साथ, इसी के नीचे नीचे। ठीक है, ह्यूमन्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल। बेसिकली अगर मैं अपना एक सेल निकालूं, उसके न्यूक्लियस में जूम करूं, तो मैं पाऊंगा कि मेरे पे 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के, 23 जोड़े हैं। 23 जोड़े मतलब टोटल कितने हो गए? 46। टोटल 46 क्रोमोसोम्स है हर सेल के अंदर। ठीक है, तो देखो कितना सारा डीएनए है एक सेल के अंदर। इन यूकैरियोटिक्स, ये तो पता ही है, यूकैरियोटिक के अंदर सेल मेम्ब्रेन, याद करो बताया था, जो प्रोकैरियोट सेल होते थे उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर से उधर। ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था ना आपने, तो क्रोमोसोम्स ऐसे टेढ़े मेढ़े, डीएनए वगैरह सब फैला हुआ था, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस की प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर होते हैं सब चीज़ें। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ एंड रेगुलेट्स द सेल साइकिल। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब हुआ केमिकल चेंजेस। बेसिकली अभी के लिए आप ये समझो कि एनाबॉलिक एक्टिविटीज़, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये शायद मैं लास्ट में कहीं डिस्कस करूंगा या अगले टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ सेल के अंदर कितनी तरह की होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अभी आप ये समझ लो, जितना भी डाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ हो गई सेल के अंदर, कि क्या चीज़, कितना न्यूट्रिशन आएगा, कितना उसका यूज़ होगा, इस सब चीज़ों को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर, उनको कौन डिसाइड कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस करता है ना। टॉपिक तो न्यूक्लियस का चल रहा था, डीएनए तो यहाँ से यहाँ पे खत्म हो गया है क्रोमोसोम पे। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है क्रोमोसोम पे, फिर न्यूक्लियस का टॉपिक कंटिन्यू हुआ है। फिर यहाँ कह रहा है रेगुलेट सेल साइकिल, कि कब सेल को रिप्रोड्यूस करना चाहिए और कब सेल को मरना चाहिए, ये सब कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस यानी कि डीएनए, है ना। इसके बाद कंट्रोल सेल डिवीजन बाय मिटोसिस एंड मायोसिस। बेसिकली जो डीएनए होता है वो डिसाइड करता है कि सेल मिटोसिस से डिवाइड होगा कि मायोसिस से डिवाइड होगा। अभी के लिए क्या होता है मिटोसिस मायोसिस, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है अभी हमें। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी मतलब के पुश्तैनी इन्फॉर्मेशन। पुश्तैनी समझते हो? बेसिकली मेरे मम्मी पापा की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेरे तक कौन लेकर आया? डीएनए या फिर जीन लेकर आए हैं, है ना। आप बोल सकते हो, एक ही बात है वैसे ना, डीएनए के अंदर तो होते हैं जीन, तो डीएनए लेकर आया। तो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इसे कहते हैं, कि जो मदर फादर की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बात समझ आई सबको? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद मिटोसिस मायोसिस से पहले एक वर्ड और है जिसको हमें समझना है, विच इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER बोलते हैं ना, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन स्प्रेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। बेसिकली ऐसा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी करना है बाय द वे। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसा देखा, जैसे सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर ऐसा एक ना, एक बेसिकली एक बड़ा सा ऐसा एक नेटवर्क जैसा होता है। ये मतलब नेटवर्क मतलब ऐसे ट्यूब्स जैसा होता है, बहुत सारी। मेज़ देखिए आपने, मेज़ क्या होती है? मेज़ मतलब के भूल भुलैया जैसा होता है। जैसे किसी भी चीज़ को उसके अंदर घुसना है तो न्यूक्लियस के बाहर बेसिकली छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर चिपका हुआ होता है और साइटोप्लाज्म में ऐसे सस्पेंडेड होता है, है ना। तो क्या लिखा मैंने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, क्योंकि याद करो आउटर मेम्ब्रेन से ही बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताई थी अभी। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लुक्स लाइक अ मेज ऑफ टनल्स, लगता है कि ये एक भूल भुलैया है टनल्स की। टनल्स मतलब के बेसिकली टनल्स जानते हो ना क्या होते हैं? छेद होता है उसमें ऐसे जाते हैं। ठीक है, कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है ये।
हेल्प्स इन, किस चीज़ में हेल्प करता है ये? प्रोटीन सिंथेसिस, बेसिकली प्रोटीन्स को बनाने में, ब्रेक डाउन करने में, ठीक है, हेल्प करता है ये। लिपिड सिंथेसिस मतलब लिपिड्स को बनाने में और उसका यूज़ करने में हेल्प करता है ये। ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल, तो बेसिकली सेल के अंदर, सेल नहीं लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे न्यूक्लियस लिखना चाहिए। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई चीज़ जाएगी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भूलभुलैया है इसके, जो बाहर जो है भूलभुलैया, इसी में से होकर जाएगी। ठीक है, बात समझ आई? तो जब भी ट्रांसपोर्ट इनसाइड न्यूक्लियस होता है तो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही किया जाता है। वो दो तरह के होते हैं, पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है, नहीं सॉरी, पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER बोलते हैं, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ क्यों है, बेसिकली ये ऐसा दिखाई देता है, समझना मेरी बात को, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ऐसे करके कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ऐसे करके, और भी ऐसे टनल्स होंगे, ये यहाँ जा रहा होगा, ऐसे यहाँ जा रहा होगा, भाई बहुत रैंडम सा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर छोटे 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 राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, चिपके हुए होते हैं इससे, ये छोटे छोटे राइबोसोम्स इससे चिपके हुए होते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि रफ सरफेस है, क्योंकि बहुत सारे, ये न्यूक्लियस, इसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या है अभी बताता हूँ, प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे अभी हम राइबोसोम के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है तो उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए होंगे, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है तो उसके ऊपर राइबोसोम्स ऑफ कोर्स नहीं चिपके हुए होंगे। बात समझ आई? तो अभी हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ वाले को थोड़ी देर में लिखते हैं इसके बाद। तो हैज़ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं इसके सरफेस पे। इसका क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ से फंक्शन है ना, यहाँ से इधर फंक्शन शुरू हो गए, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने में मदद करती है ये। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सेल न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर अगर ट्रांसपोर्ट होना है प्रोटीन का तो उसमें मदद करती है। इट मेक्स प्रोटीन 4, प्रोटीन कहाँ के लिए बनाती है ये? गोल्जी अपरटस के लिए। व्हाट इज गोल्जी अपरटस? सेल के अंदर ही एक, जैसे ये पूरा का पूरा सेल है तो उसके अंदर जैसे न्यूक्लियस है वैसे ही गोल्जी अपरटस भी है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो गोल्जी अपरटस में को बनाने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो कहाँ बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं, ये याद रखना, 1 नंबर का MCQ। सेल मेम्ब्रेन याद करो किससे बनाई गई थी? प्रोटीन से, लिपिड से, इन सब चीज़ों से बनी। तो वो जो प्रोटीन बने थे वो किसने बनाए थे? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए थे, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये चीज़ों, ये मटेरियल को बना रही है, ठीक है, क्या करने के लिए? सेल की डेवलपमेंट के लिए। ये मटेरियल बनाती है सेल की डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो आप देख रहे हो गोल्जी अपरटस इसके द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसाइज किए गए थे उनसे बना था। सेल मेम्ब्रेन और लाइजोसोम, इसको बोलते हैं लाइजोसोम, क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, लाइजोसोम जो जिस प्रोटीन के द्वारा बने हैं वो भी यहीं पे सिंथेसाइज किए गए थे, मतलब बनाए गए थे, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबंडेंट इन, अबंडेंट मतलब के बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, कहाँ पे? ग्लैंड सेल्स। व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स एक ऐसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ ना कुछ निकालते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल या एंजाइम को छोड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं मुंह के अंदर, वो सलाइवा यानी कि थूक निकालते हैं। हमारे यहाँ पे एक पेनक्रियास होता है, वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकालता है, ठीक है। हमारे सर के ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन को निकालता है, ठीक है। जैसे वुमेन्स में ओवरीज है, वो भी एक तरह का ग्लैंड है, क्योंकि क्या निकल रहा है उनसे? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन नाम के केमिकल्स निकल रहे हैं। तो इसी वजह से क्या है, ये हमारे ग्लैंड्स हैं। इसके बाद ग्लैंड सेल्स जहाँ पे भी होंगे, जैसे मानो मैंने पेनक्रियास उठाया, पेनक्रियास एक ग्लैंड है, हाँ है, उसके सेल को मैंने जूम करके देखा तो उधर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो रफ होगा, याद रखेंगे इस बात को। प्लाज्मा सेल्स, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, उसके सेल्स के अंदर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और पेनक्रियाटिक सेल जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके अगर आप सेल देखोगे तो उनमें आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगी वो आपको रफ ही दिखेगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो ये हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐड हो जाएगा, ठीक है।